हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्ज़ाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। आज मैं बात करूंगा यूपी एचजेएस मेन एग्ज़ाम का जो लैंग्वेज का पेपर होता है उसमें हाउ टू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश का मैं पार्ट 1 दे चुका हूं। आज मैं पार्ट 2 की बात करूंगा। पार्ट 2 में हम लोग ये सीखेंगे कि एक छोटी सी टेबल बनाएंगे जिसमें टाइम और जो एक्शन है उसकी जो स्टेजेज हैं हमारे पास कि जो एक्शन है किस टाइम के किस स्टेज पे है, तो उसके लिए कौन सी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज करें। आप कोई हिंदी का सेंटेंस पढ़ेंगे तो आसानी से आप जान जाएंगे कि इसमें गो लगाएं या गोज लगाएं या वेंट लगाएं या हैज गान लगाएं या हैव गान लगाएं या सेल गो लगाएं या हैड गान लगाएं, क्या आपको वहाँ पर यूज करना है आप इस छोटी सी टेबल से जान सकते हैं आसानी से। मैं बहुत बेसिक इसलिए लेकर के चल रहा हूँ, 2-3 वीडियो बेसिक के इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वहाँ इंग्लिश का एनवायरनमेंट होता नहीं है और काफ़ी समय से 8 साल 10 साल 15 साल से लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं लगातार, तो वो इन्वायरमेंट हमको मिलता नहीं है। तो हमारा उससे एक प्रकार से देखा जाए तो जो कनेक्टिविटी है, स्ट्रांग कनेक्टिविटी है इस सब्जेक्ट से, वो नहीं हो पाती है। जनरली हम लोग पढ़ लेते हैं या टूटा फूटा बोल लेते हैं या कहीं ज़रूरत पड़ती है तो लिख भी लेते हैं, लेकिन वो बात नहीं होती है जो हमें लैंग्वेज के पेपर में एचजीएस मुख्य परीक्षा में प्रेजेंट करनी है। वहाँ आपको पर्टिकुलर सेंटेंस होगा, उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड्स होंगे जो आपको वहाँ यूज करने हैं, और चूँकि लीगल टर्मोलॉजी भी उसमें यूज होती है तो वोकैब आपका मेंटेन होना ही चाहिए। उसको तो सीखना और सिखाना एक अलग मैटर हो जाता है, लेकिन चूँकि लॉ के स्टूडेंट है तो काफ़ी वोकैब तो लीगल आपके पास होती ही है। बस उसको कैसे पिरोना है, धागे पर कैसे लाना है, एक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स आप सीखेंगे आगे इसी पार्ट में, तो हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। पहले एक छोटी सी टेबल मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। क्योंकि हमारे पास टाइम 3 है तो हम 3 कॉलम इस तरह बना लेते हैं। प्रेजेंट टाइम है हमारे पास, पास्ट और फ्यूचर रहेगा। हमारे पास जो इस टाइम या किसी भी टाइम के लिए जो एक्शन होगा उसकी स्टेज हमारे पास 4 होंगी, तो हम यहाँ 4 कॉलम बनाएंगे। 1 2 एंड 3। जो पहली स्टेज होती है वो इंडेफिनिट की होती है, जो दूसरी स्टेज होती है वो कॉन्टिन्यूअस की होती है, जो तीसरी स्टेज होती है वो परफेक्ट की होती है, और जो चौथी स्टेज होती है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की होती है। इस तरह से हमारे पास किसी भी टाइम
के अंदर कोई एक्शन हो रहा है, वो एक्शन किस स्टेज में है, ये शो करने के लिए एक पर्टिकुलर वर्ब फॉर्म होती है। तो जब आप वो वर्ब फॉर्म यूज कर देते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि अमुक टाइम में इस एक्शन की स्टेज ये है। तो हम अभी सारे जो फॉर्म ऑफ वर्ब हैं, किस टेंस में कौन सा, यानी कि किस टाइम में कौन सा, किस टाइम के किस स्टेज में, एक्शन के स्टेज में वो यूज करना है। तो जब भी इंडेफिनिट की बात आएगी और प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात आएगी तो आपके पास जो भी वर्ब है, जो भी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, क्योंकि मैं इसके पहले पार्ट 1 में बता चुका हूँ, वो आप देखिए तो आपको क्लियर होगा बहुत ज़्यादा कि जो भी बेस फॉर्म होती है वर्ब की इंग्लिश में, वो सदैव प्लूरल होती है। उसे हमें अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग सिंगुलर और प्लूरल देख करके यूज करना होता है। तो अगर आपका कोई एक्शन प्रेजेंट के इंडेफिनिट स्टेज में है, जिसे आप जनरली ता है, ती है, ते है से जानते हैं, तो उसमें यदि आपके पास जो सब्जेक्ट है, जो डूअर है उस एक्शन का, यदि वो सिंगुलर है तो वो एस या ईएस लेगा, और यदि वो सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज होगी, सीधे सीधे वो बेस फॉर्म भी वर्ब यूज होगी, उसके साथ कोई एस या ईएस यूज नहीं होता है इंडेफिनिट में। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक कंडीशन है। अगर वो एक्शन प्रेजेंट के कंटिन्यूस स्टेज पे है तो इस स्टेज पे हम हेल्पिंग वर्ब इज और एम के साथ में जो भी बेस वर्ब होगी उसमें आईएनजी यानी कि इंग जोड़ते हैं। तो इंग फॉर्म ऑफ दी वर्ब यहाँ पर यूज होती है। और ये आपको मालूम ही है कि यदि आपका डूअर सिंगुलर है तो इज आएगा, प्लूरल है तो आर आएगा, और आई है तो एम आएगा। अब आई है तो एम आएगा, ये एक स्पेशल व्यवस्था है। क्यों है, इसकी चर्चा स्पेशल वीडियो में फिर कभी करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ जानना है, सीखना है। अब अगर कोई भी एक्शन प्रेजेंट टाइम के परफेक्ट स्टेज पे है, यानी कि वो जो एक्शन है वो कंप्लीट है, परफेक्ट स्टेज पे है, यानी कि जिस समय हम उस एक्शन की बात कर रहे हैं वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है, इसलिए जनरली हम हिंदी में चुका है, चुकी है के नाम से जानते हैं। यानी कि वो हम देखते हैं कि वो हिंदी सेंटेंस के अंत में ये आता है, लेकिन ये अब चूंकि अजय समय देना है तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हमें नहीं ध्यान देनी है। हमें तो सीधे पर्टिकुलर चीज़ देखनी है कि क्या है और क्या करना है। ठीक है, पहचान वगैरह याद करने की मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता है, और अगर इस तरह पढ़ेंगे तो फिर इस तरह से तो पढ़ते ही आए हैं हम लोग अभी तक। तो अगर कोई एक्शन प्रेजेंट के परफेक्ट स्टेज में है तो उस एक्शन को परफेक्ट बताने के लिए प्रेजेंट में हम पहले तो हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, और इसके साथ में हमेशा हम V3 यूज करते हैं। क्योंकि अगर हम इसके साथ V3 यूज करते हैं हैव के साथ में, तो इसका मतलब है कि जिस भी एक्शन की बात कर रहे हैं वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है। और ये जो हैज और हैव की बात हम करते हैं तो सिंगुलर डूअर है तो हम हैज यूज करते हैं, और प्लूरल डूअर है तो हम हैव यूज करते हैं। ये आप जनरली जानते ही हैं। अब आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब हुआ कि एक्शन परफेक्ट भी है और कंटिन्यू भी है, ये दोनों बातें हैं, यानी कि ये दोनों गुण पाए जाएंगे। तो इसका मतलब है कि हम इसके पहले पढ़ चुके हैं, परफेक्ट भी पढ़ चुके हैं, कंटिन्यूअस भी पढ़ चुके हैं। यदि हम इन दोनों को मिला देते हैं तो परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। तो परफेक्ट का मतलब है कि V3 आनी चाहिए, और कंटिन्यूअस का मतलब है कि इंग फॉर्म भी आनी चाहिए। तो हम इसे परफेक्ट बनाएंगे और कंटिन्यूअस भी बनाएंगे। तो कंटिन्यूअस की पहचान ये है कि अगर कोई सेंटेंस कंटिन्यूअस है तो उसमें VING आनी ही आनी है, यानी कि V+ING आना ही आना है उसमें, अगर कंटिन्यूअस है। कोई एक्शन कंटिन्यूअस है, चाहे वो
कभी भी किसी भी टाइम में अगर कंटिन्यूअस है तो उसमें इंग आना है, ये कंफर्म कर लो। इसके बाद हमें परफेक्ट बनाना है, तो परफेक्ट के लिए तो आपने देखा कि हैज और हैव हम यूज करते हैं। अब हैज हैव के साथ में हम बीन भी लगाएंगे। बीन इसलिए लगाएंगे क्योंकि इसको हम V3 बनाएंगे। V3 इसलिए बनाएंगे क्योंकि हमारे पास ये जो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है ये बी फॉर्म है। तो बी फॉर्म का जो आपको पता है कि हैज हैव के साथ हमेशा V3 आती है, तो हमने बी फॉर्म का V3 यूज कर दिया, तो हैज हैव प्लस बीन, ये V3 हो गई। अब ये बन गया परफेक्ट। ये परफेक्ट, ये कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस के का पहचान है, हमें पता है कि हमको V प्लस ING लगानी है, तो अब इसके बाद V प्लस ING लग जाएगा। तो ये इसका हो गया। अब इसके साथ में हम टाइम भी देते हैं, प्लस टाइम भी देते हैं। तो टाइम की आप जान लीजिए, बाकी चर्चा हम टाइम की जब इस तरह करेंगे तो हम वहाँ पर बता देंगे कि किस टाइम के लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं। जैसे आपको जनरली पता है कि निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर यूज करते हैं। तो हम ये कैसे जानेंगे कि ये समय निश्चित है या अनिश्चित है, तो ये चर्चा हम जब हम पैराग्राफ को ट्रांसलेट करेंगे तो वहाँ पर कर लिया करेंगे। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि हमारे पास 3 टाइम हैं, और उस टाइम के अंदर उसमें एक्शन की 4 स्टेजेज होती हैं, और 4 स्टेजेस के लिए हम अमुक अमुक फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। अब जैसे कि पास्ट है, तो पास्ट के लिए अगर इंडेफिनिट है, जिसे हम हिंदी में ई ए यानी कि वह गया, वह सोया, वह लेटा, इस तरह से अगर है, देश आज़ाद हुआ या आज़ाद हुआ था, ऐसा कुछ भी बोलते हैं हम लोग हिंदी में, तो उसके लिए यानी कि अगर कोई एक्शन पास्ट में हुआ जिसको हुए समय गुजर गया, वो पास्ट आपका कितना भी पुराना हो सकता है, 100 साल पुराना भी हो सकता है, कितना भी समय गुजर गया होता है, उसको हम पास्ट ही मानेंगे। और ऐसे एक्शन को बताने के लिए हम इसी बेस फॉर्म का V2 यूज करते हैं। केवल V2 ही हमें यूज करना है इसके साथ में। और अगर ये एक्शन पास्ट में कंटिन्यूअस रहा था, तो रहा था इसलिए इसका हम पास्ट यहाँ पर वॉच और वर कर देते हैं, और कंटिन्यूअस की पहचान है कि उसमें इंग लगेगा तो लगेगा। तो अब पास्ट कंटिन्यूअस है तो वॉच वर्ब प्लस IN भी के साथ ING यानी कि वर्ब इंग फॉर्म में आएगी आपकी यहाँ पर। और अगर यही चीज़ प्रेजेंट में हो रही है तो इज RM प्लस विंग हो जाएगा। तो प्रेजेंट से पास्ट में ऐसे कर जाते हैं, यानी कि प्रेजेंट का इंडिफिनिट है तो SVIS, और अगर पास्ट का इंडिफिनिट है तो उसी को V2 कर देते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है तो इज RM है, और यदि पास्ट का कंटिन्यूअस है तो वही इज RM की जगह वाजवर हो जाता है, वर्ब की फॉर्म वही रहती है। अब यहाँ पर देखते हैं पास्ट परफेक्ट को लेते हैं, तो पास्ट परफेक्ट में ये जो हैज हैव है ये प्रेजेंट का परफेक्ट है, और इसका यदि हम हैव का पास्ट लिखना चाहेंगे लिखेंगे तो हैड होता है, और हैड होता है तो इसका हमने पास्ट और परफेक्ट कर दिया, चूंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो ये प्रेजेंट फॉर्म होती है और ये पास्ट फॉर्म होती है। तो अब हैड हमने इसका हैड कर दिया, और इसके साथ में चूंकि परफेक्ट है तो V3 हमेशा आएगी। ये आपको याद रखना है। अगर कोई भी एक्शन कंप्लीटेड है, चाहे वो प्रेजेंट में हो या पास्ट में कंप्लीट हो चुका था, तो कंप्लीशन बताने के लिए वर्ब का V3 हेल्पिंग वर्ब के साथ में यूज करते हैं। और यही कंडीशन हम यहाँ भी करेंगे, बड़ा आसान है। हैज हैव को ही हमें पास्ट में करना है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं। तो यहाँ हैड प्लस बीन हो जाएगा, और इसके बाद में वर्ब की इंग फॉर्म आती है तो आएगी कंटिन्यूअस के लिए, प्लस टाइम आएगा। टाइम की बात वही, निश्चित और अनिश्चित, इसकी बात हम लोग वहीं कर लेंगे।
अब अगर फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर में ये जो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है प्रेजेंट की, इसको हम शैल और विल के साथ यूज कर देते हैं। शैल विल प्लस वही वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसलिए मैं यहाँ 0 लिख देता हूँ। तो इस तरह से ये फ्यूचर का इंडिफिनिट हो जाता है, यानी कि फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता, क्योंकि फ्यूचर को हमने एक ऐसा समय माना है जिसका सिर्फ हम अनुमान लगाते हैं या इमेजिनेट करते हैं चीज़ों को। तो जब हम कभी कोई योजना, पूर्वानुमान, कोई कल्पना बताना चाहते हैं तब भी हम इस टेंस का यूज करते हैं, और ये सब बताने के लिए हमें ये मॉडल्स की ज़रूरत पड़ती है, और ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं फ्यूचर टेंस में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सिर्फ इन टेंसों के माध्यम से नहीं बता पाते हैं, इसलिए हमें बहुत सारे इंग्लिश में यूजेज का सहारा लेना पड़ता है, और बहुत मॉडल्स भी हमारे पास हैं इंग्लिश में जिन्हें हमें यूज करना पड़ता है अपनी बातों को बताने के लिए। तो कौन से मॉडल्स हैं वो भी हम आगे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। फिलहाल अभी ये 2 मॉडल्स हैं जो यहाँ पर फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं। तो अगर ये इंडिफिनिट है तो शैल और विल के साथ में बेस फॉर्म आ जाएगी, और अगर ये फ्यूचर का ऐसा कोई अनुमान है हमारा कि कोई एक्शन फ्यूचर में कंटिन्यूअस रहा होगा, तो वहाँ पर हम शैल विल के साथ में बी जोड़ेंगे। बी का मतलब यही प्रेजेंट इज आर एम ही होता है, लेकिन यहाँ पर हम शैल विल हेल्पिंग वर्ब ले रहे हैं, तो इनको कंटिन्यूअस बनाने के लिए यही हम कंटिन्यूअस की वर्ब यहाँ पर बी लिख दे रहे हैं। इनके साथ इज आर एम नहीं लिख सकते, रूल ही नहीं है ऐसा, तो इनके साथ में हमने बी लिख दिया। और बी लिख दिया और हमें पता है कि बी कंटिन्यूअस में जाएगा, तो कंटिन्यूअस की वर्ब इंग होती है, तो हमें विंग लिखना यहाँ पर पड़ जाता है। तो कहीं भी कंटिन्यूअस होगा तो हमको वर्ब की इंग फॉर्म ही यूज करनी है। अब देखिए, अगर परफेक्ट, तो कोई काम ऐसा जो फ्यूचर में भविष्य के समय में हो चुका होगा ऐसा अनुमान करते हैं या मानते हैं, तो हम जब फ्यूचर को परफेक्ट करते हैं तो आपने देखा कि परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है हैव होता है, तो इन्हीं शैल विल के साथ में हम हैव लगा देते हैं, तो ये फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। अब आपको पता है कि हैव के साथ में हमेशा V3 लगती है, इसलिए हमने इसमें V3 लगा दिया। और वही चीज़ अब यहाँ पर भी आपको करना है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना है। तो अभी हमने देखो शैल विल को परफेक्ट बनाया, अब इसी को हम परफेक्ट कंटिन्यूअस बना देंगे, तो परफेक्ट तक तो बना ही चुके हैं, अब हमें कंटिन्यूअस बनाना है इसे। तो शैल विल प्लस हैव, ये तो परफेक्ट हो गया। कंटिन्यूअस के लिए बीइंग प्लस वर्ब की इंग फॉर्म, और इसके बाद टाइम अगर दिया है तो टाइम भी हमको लिखना होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें एक बार अगर हम देख लेते हैं तो जो सेंटेंस है वो आपके पकड़ में आ जाएंगे, यानी कि आपको ये पता चल जाएगा कि हमें कौन सी फॉर्म यूज करनी है, कम से कम इतना तो पता चल जाएगा। और अगर सेंटेंस में आपने ये पता कर लिया कि कौन सी फॉर्म यूज करनी है, तो फिर बाकी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स बचता है और सेंटेंस में कुछ बचता नहीं है। और अब ये बड़ा फ़ायदा है हिंदी सेंटेंस से इंग्लिश करने में कि हिंदी के सेंटेंस में इनके अलावा जो भी वर्ड्स जहाँ रखे हैं उनको सिर्फ अरेंज करके वहीं पर रख देना है, ज़्यादा उनको आगे पीछे करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। तो ये आपको ध्यान देना है। अब आपने देखा कि अगर देखा जाए तो इंग फॉर्म 6 1 2 3 4 5 6, जो अगर हम बांटते हैं कि 3 टाइम और 4 स्टेजेज होते हैं, तो हमारे पास एक तरह से कह सकते हैं जैसे पढ़ते आए हैं कि 12 टेंस होते हैं।
तो अब अगर 12 टेंस हम मानते हैं कि 12 टेंस होते हैं, तो 12 टेंस में से 6 टेंस ऐसे हैं जिसमें वर्ब का इंग फॉर्म लगता है, और वो दोनों में कंटिन्यूअस वर्ड भी जुड़ा हुआ, एक केवल कंटिन्यूअस है और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब मैं यहाँ पर दोनों में थोड़ा सा अंतर भी समझा देता हूँ। अब देखिए, अगर कहा जाए कि ही इज रीडिंग, बड़ा सिंपल सिंपल चीज़ें हैं यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं। जैसे कहा जाए ही इज रीडिंग, तो ये केवल कंटिन्यूअस है। अगर इसी को हम कह दें ही हैज बीन रीडिंग, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और ये केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। यहाँ हैज बीन, अब आप कहेंगे टाइम, तो टाइम यहाँ पर जरूर नहीं कि लिखा ही जाए। अगर ये हैज बीन रीडिंग लिखा है तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब वो अलग बात है कि जो बेसिक में पढ़ते हैं तो इसके साथ टाइम होना चाहिए, या टाइम होता है तो वो होता है, मानते हैं। लेकिन जब आप एडवांस पढ़ते हैं तो इसमें टाइम लिखा भी जा सकता है, नहीं भी लिखा जा सकता है। तो इसके पीछे टाइम तो अंडरस्टूड हो गया, चूँकि इससे हमें ये पता चलता है कि वो अभी और अभी पढ़ रहा है। आपको, आप जब देख रहे हैं तब वो पढ़ रहा है। इससे केवल आप ये कन्वे कर सकते हैं ही इज रीडिंग से कि अभी और इस वक्त वो पढ़ रहा है। और इससे आप ये कन्वे करते हैं कि वो पहले से पढ़ रहा है और अभी भी पढ़ रहा है, ये बात बताने के लिए। जैसे कि वह पढ़ रहा है तो ये तो पता चल गया। अब अगर हम इसमें टाइम बता देंगे तो टाइम पहले चला जाएगा। यानी कि अगर हम लिख दें कि फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, अगर हमने ये लिख दिया इसमें, तो अब ये पता चल गया कि वो पढ़ तो रहा है लेकिन पिछले 2 घंटों से पढ़ रहा है और अभी भी पढ़ रहा है। तो अगर हम ये ना भी लिखें इसमें, अगर टाइम दिया गया है तो लिखना ही लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ हम मेंशन करें। अगर हमारे सेंटेंस में मेंशन नहीं है तो हमें मेंशन नहीं करना है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम सब कुछ हिंदी का ही इंग्लिश में करें। अभी आपको हिंदी से इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करना पड़ेगा, तो वहाँ पर ये चीज़ काम आएगी कि अगर कोई कनेक्शन आगे के वाले सेंटेंस का पीछे वाले सेंटेंस से, या पीछे वाले सेंटेंस का उसके पहले वाले सेंटेंस से हो रहा है, तो वहाँ अगर टाइम कन्वे हो रहा है लेकिन स्पष्ट रूप से लिखा नहीं गया है, तो फिर वहाँ पर ऐसी कंडीशन में आपको इस तरह के टेंसेस यूज करने पड़ेंगे, और जनरल में आपको इस तरह से यूज करने पड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और यही डिफरेंस सारे में होगा, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। डिफरेंस यही रहेगा, सिर्फ टाइम का अंतर हो जाएगा। तो टाइम का अंतर अगर हो जाएगा तो उसी टाइम के अकॉर्डिंग हम ये हेल्पिंग वर्ब चेंज कर लेंगे, और हमारा एक्शन उसी टाइम में बताने लगेगा। तो और इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट एक्शन, यानी कि अभी हो रहा है, पूरा नहीं हुआ है, उसके पहले की हम बात ही नहीं करते। यहाँ पर हम सिर्फ ये बताते हैं कि ये जो फॉर 2 आवर्स है ना, ये केवल 2 आवर्स के लिए काम कंप्लीट हुआ है, और बाकी अभी चल रहा है, अभी चल रहा है। यानी कि 2 घंटे पहले से पढ़ रहा है और अभी भी पढ़ रहा है। तो यानी कि अगर उसने 2 बजे से पढ़ना शुरू किया है और मैं 4 बजे उसके घर पहुंचा हूँ, तो 2 से 4 के लिए ये वर्क कंप्लीट है, बाकी अभी आगे कंटिन्यू है। ये कन्वे हो रहा है यहाँ पर। तो हमको ये कन्वे करना होता है काम कितने समय के लिए कंप्लीट हो कितना कंप्लीट हो चुका है, या कितने टाइम तक कंप्लीट हो चुका है वो जो भी एक्शन हो रहा है, और अभी भी कंटिन्यू है। जैसे कि मैं पिछले 5 सालों से एचजीएस की तैयारी कर रहा हूँ, तो 5 साल तो कंप्लीट हो गए ना, तो पिछले जो 5 साल हैं, या मैं 5 सालों से तैयारी कर रहा हूँ, तो 5 साल के लिए एक्शन आपका कंप्लीट है। लेकिन चूंकि तैयारी अभी भी आप कर रहे हैं तो एक्शन आपका अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो केवल 5 साल के लिए कंप्लीट हुआ है, बाकी आगे कंटिन्यू है। तो इस तरह की चीज़ें जब हम कन्वे करते हैं तो ये हम 2 तरह के टाइम और फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस आपको काफ़ी मिलेंगे जब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो एक बात तो ये हो गई। विशेष बात आपको ये याद रखना है, क्योंकि मैं पहले वीडियो ही बता चुका हूँ कि जो इंडेफिनिट होते हैं
इंडिफिनिट टेंस होता है वो अगर वो प्रेजेंट का है तो जो वर्ब में हम एस या ईएस लगाते हैं या प्लूरल होता है तो नहीं भी लगाते हैं, इन दो कंडीशन में जब हम इनका निगेटिव बनाते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि अगर वर्ब हमारे पास ऐसी है जिसमें ऐसे एस लगा सकते हैं तो उसका नेगेटिव हमको डच नॉट से बनाना होगा, और अगर वर्ब ऐसी है जिसमें आप ऐसे एस नहीं लगा सकते हैं तो उसका आपको नेगेटिव डू नॉट से बनाना होगा। यहाँ पर तो ये दो चीज़ें याद रखनी है, लेकिन जो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है, क्योंकि वहाँ पर हम भी टू यूज करते हैं। तो जब हम भी टू यूज करते हैं और इसका हमें निगेटिव बनाना होता है तो ये डिड नॉट से बनती है, और जब ये डिड नॉट हम लगाते हैं तो ये जो भी टू होता है ये हम यहाँ पर V1 रख देते हैं, और जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं जिसको हमने डज नॉट किया है तो जब हम डज नॉट लगा देते हैं तो ऐसी वर्ब जिसमें हम ऐसी एस लगा सकते हैं उसका नेगेटिव बनाना है तो हम डज नॉट लगाते हैं, तो उस समय डज नॉट के बाद में ये जो वर्ब आएगी वो बेस फॉर्म में आएगी, यानी कि ऐसी एस उसके साथ हम नहीं लगाएंगे। ये आज मैं आपको फिर से दिला देता हूँ। यहाँ पर तो सिंपल सी बात है कि इसके साथ ऐसी एस लगा ही नहीं है, तभी डू नॉट लगा रहे हैं, तो ये वर्ब जो कहते हो यहाँ पर आ जाएगी, और लेकिन यहाँ पर एस या एस नहीं आएगा। वही कंडीशन V2 पर है कि V2 में जब हम डिड नॉट से V2 को डिड नॉट नेगेटिव बनाएंगे तो फिर ये डिड नॉट के साथ में V1 हो जाएगी, यानी कि बेस फॉर्म ऑफ दी वर्ब हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। मैं इसको ऐसे आपको बता सकता हूँ कि जैसे शी रीड्स द न्यूज़पेपर। अब आपको नेगेटिव बनाना होगा, क्योंकि आपके पास ऐसी वर्ब है जिसमें आप एस या एस लगा सकते हैं। इसको मैं पहले बता चुका हूँ, सिर्फ आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। तो हम यहाँ पर अगर इसको नेगेटिव बनाएंगे तो सी डच नॉट, फिर रीड लिखेंगे, रीड्स नहीं लिखेंगे। ये थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है। रीड द न्यूज़पेपर। और पास्ट का अगर आप देखना चाहें तो हम अगर हमने यहाँ लिखा दे प्लेड फुटबॉल और इसका हम नेगेटिव करना चाहेंगे तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे दे डिड नॉट। अब हम प्लेड नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम प्ले लिखेंगे, दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल। ये बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा हमको जब हम ट्रांसलेट करेंगे। तो नेगेटिव में ये जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है जिसमें V2 यूज होता है, हम जब नेगेटिव करते हैं तो ये V2 एक्चुअली डिड ही हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर इसका V1 यूज करते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान देने की बात थी। अब हम यहीं पर कुछ मॉडल्स जान लेते हैं। तो आपको पता है कि कैन होता है, जनरली आप यूज भी करते हैं। मे होता है, माइट होता है, सैल और बिल भी मॉडल होते हैं। बिल का कानून में बहुत रोल है, ये आप जानते होंगे। बहुत से टीचर पढ़ाते समय कहते हैं सैल नहीं लगा बिल लगा है। बिल इसका मतलब मैंडेटरी है, एथेंटिक है ना। बहुत से प्रोविजंस में मे लगा होता है, तो वहाँ पर भी हम ये समझते हैं कि अगर मे लगा के कोई बात बताई गई है, कोई प्रजुम्पशन किया गया है, तो वो जो प्रजुम्पशन है कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, उसको आप रिवोक कर सकते हैं। तो ये चूँकि लॉ में हम लोग जनरली
में बिल और सैल के रोल को बेहतर समझते हैं, लेकिन फिर भी हमें अनुवाद भी करना है, इसलिए हम वहाँ पर भी समझेंगे कि और कौन सी ऐसे आइडियाज हैं जो ये शो कर सकते हैं, ये शो करते हैं। ठीक है, कैन को भी आपने ला में बहुत बार देखा होगा। ही कैन फाइल द सूट या ही कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। तो अब ये क्या समझ में आता है? अगर कैन हमने कह दिया कि अगर हमने कैन यूज करके किसी को बोला है कि ही कैन डू दिस, ये बोल दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या कन्वे करना चाहते हैं? तो आप पहले ये देखेंगे कि क्या हमारे पास सेंटेंस में क्या आइडिया दिया गया है, उस कौन सा आइडिया है जो हमें कन्वे करना है। ठीक है, तो अब जैसे ही कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट, अगर ये लिखा गया है तो इसका मतलब क्या है कि कैन से हम ये वो आइडिया शो करते हैं जो उसके अंदर एबिलिटी है, एलिजिबिलिटी है, कैपेबिलिटी है। अब अगर हमने कहा ही कैन डू दिस, तो इसका मतलब वो इस काम को कर सकता है, और इसमें कोई डाउट नहीं है, हमने कैन का यूज करके बताया है, तो इसका मतलब है कि वो क्षमता रखता है, वो एबिलिटी रखता है, उस काम को करने की एबिलिटी रखता है। जैसे हम कहते हैं यू कैन डू दिस, या यू कैन डू, यू कैन, आप कर सकते हो, तो लगता है आप आपको भले नहीं लगता, लेकिन हो सकता है मुझे लगता हो कि आपके अंदर वो फायर है कि आप उस काम को कर सकते हैं, तभी तो हम बोल रहे हैं ही कैन डू। अगर मुझे मालूम है कि मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर फायर है, तो मैं आई कैन बोलूँगा। तो इसी तरह से हम कैन से एबिलिटी, कैपेबिलिटी, एलिजिबिलिटी, ये सब चीज़ें बताते हैं। अब जैसे हमने कहा ही कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट, मतलब क्या हुआ कि वो उस पोस्ट की जो भी एलिजिबिलिटीज हैं, जो भी क्वालिफिकेशंस हैं, वो रखता है। He has all the eligibilities which are required for that post। तो इसका मतलब है कि हमने कह दिया ही कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। तो कैन जनरली ये तीन चीज़ों को दिमाग में रख करके बोला जाता है। तो इस तरह से ये कैन का स्ट्रांग पॉसिबिलिटी भी शो करने के लिए बोला जाता है कि आप दो तरह से कह सकते हैं, जैसे कि इट कैन हेल्प यू। अब कोई ऐसी चीज़ है, मुझे लगता अगर इसी चीज़ को मैं कहूँ इट में हेल्प यू, अगर मैं ये कहता हूँ, तो दोनों में फ़र्क ये होगा कि यहाँ जो चीज़ है हेल्प कर सकती है, उसके हेल्प करने की जो पॉसिबिलिटी होगी, यानी कि उससे जो आपको हेल्प मिलेगी, वो पॉसिबिलिटी जो होगी उसके हेल्प करने की, वो स्ट्रांग होगी। एक बात तो ये होगी, यानी कि मुझे लगता है कि नहीं, ये आपको मदद कर ही जाएगी, या इससे आपकी मदद हो ही सकती है, ऐसा अगर लगता है तो हम इस पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए बोलेंगे। और अगर हमें डाउट है कि वो कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, तो फिर हम कैन की जगह में बोलेंगे इट में हेल्प यू। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हेल्प करने की उसकी पॉसिबिलिटी है, वो वीक है। तो यहाँ पर अगर हम
थोड़ा सा ये डिफरेंस समझना चाहें, क्योंकि यही डिफरेंस आपको जब हमारे पास हिंदी का पैराग्राफ होगा और कुछ इस तरह के सेंटेंसेस होंगे हमारे पास, तो वहाँ पर हमें ये चीज़ों को माइंड करना पड़ेगा कि आपको वहाँ इट कैन लिखना चाहिए या इट में लिखना चाहिए, आपको ही इज रीडिंग लिखना चाहिए या ही हैज बीन रीडिंग लिखना चाहिए। ये डिफरेंसेस आपको पता चलेंगे जब आपके सामने पैराग्राफ आएगा हिंदी का और आप उसे ट्रांसलेट करेंगे, तो सेंटेंस को पढ़ के आपके पास आइडिया तो आ जाएगा, लेकिन वहाँ इतना समय नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस या कंटिन्यूटी आपके माइंड में थॉट्स की होनी चाहिए। तो चीज़ें जब आपके सामने से कई बार गुजर चुकी होंगी तो आप आसानी से लिखते चले जाएंगे, आपका हाथ नहीं रुकेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो ये कुछ डिफरेंस रहा, तो आपने समझा कि में जो है हमेशा बिग पॉसिबिलिटी को शो करेगा, ला में भी आपने उसको देख रखा है, कैन हमेशा स्ट्रांग पॉसिबिलिटी शो करेगा। सेल और बिल की अभी चर्चा करूंगा मैं। ये मॉडल्स और भी कई तरह के एक्सप्रेशन शो करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, जैसे मैं परमिशन के लिए और पोलाइटनेस के लिए भी इसका हम यूज करते हैं, परमिशन के लिए यूज करते हैं, ब्लेस के लिए यूज करते हैं, तो कई सारे एक्सप्रेशंस एक मॉडल शो कर सकता है यूज के अकॉर्डिंग। लेकिन हम यहाँ पर कुछ मेजर यूजेज या उनका जो मेजर रोल है हमारे ट्रांसलेशन में, ज़्यादातर जो संभावना बनती है वो हम अभी चर्चा करते हैं। तो इस तरह से तो मैं हो गया। अब जैसे कि अगर हम ये भी बोल सकते हैं कि he may be at home, ये भी बोल सकते हैं he may be at home। अब यहाँ पर हमारे बोलने का क्या मतलब है कि जो भी बोल रहा है वो उसको डाउट है, वो कह रहा है कि ही मे बी एट होम, इसका मतलब है कि ये जो ही है वो घर में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। तो यानी कि ही की होम में मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो वीक है, जरूरी नहीं है कि वो मिल ही जाएगा। अब अगर हम इसको कह दें कि ही माइट बी एट होम, तो ये जो पॉसिबिलिटी हो गई, माइट भी पॉसिबिलिटी को शो करता है और बहुत ही ना के बराबर पॉसिबिलिटी को शो करता है, यानी कि हम नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव में बोल देते हैं, बस इतना माइट से हो जाता है। तो यहाँ पर तो जब हम मे यूज करते हैं तब तो कम से कम कुछ तो पॉसिबिलिटी है, भले ही वो वीक है। लेकिन यहाँ पर जब अगर हमने माइट कह दिया, इसी सेंटेंस में अगर हमने माइट यूज कर दिया, हमने कहा ही माइट बी एट होम, तो इसका मतलब हो गया कि उसमें उसके घर में मिलने की जो संभावना है ना वो ना के बराबर है। तो ये माइट जो भी पॉसिबिलिटी शो करता है वो ना के बराबर शो करता है। अगर हम अगर हम ये कहें कि इट माइट रेन, अगर हम ऐसा कह दें तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ मेरी एक कल्पना है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि पानी बरस सकता है, लेकिन बरसने की कोई संभावना नहीं है। तो कैन हो गया, मे हो गया और इसके बाद माइट हो गया। तो हमने ये देखा कि जो पॉसिबिलिटी है वो कैसे घटती और बढ़ती है यूजेज के अकॉर्डिंग। अब अगर हमने मे माइट को समझ लिया तो अब हम मस्ट को भी समझ सकते हैं। अब अगर हमने मस्ट कहा तो मस्ट का मतलब हो गया कि स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, यानी कि वो जरूर ऐसा होगा। तो अगर अब हम कह दें ही मस्ट बी एट होम, तो यहाँ पर कहने वाले का आशय ये है कि वो घर में जरूर होगा, उसे घर में जरूर होना चाहिए।
अगर इसको और क्लियर करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं ही मस्ट बी एट होम इन दिस टाइम, इस समय ज़रूर उसे घर पर होना ही चाहिए। तो यहाँ पर उसके घर पे होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। में वो पॉसिबिलिटी वीक हो जाती है और माइट में वही पॉसिबिलिटी ना के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम मॉडल्स को समझ सकते हैं। कैन हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, मस्ट हो गया। ठीक, अब इसके बाद हम शुड, कुड, वुड को बाद में देखेंगे। हम यहाँ थोड़ा सैल और बिल की भी चर्चा कर लेते हैं। जनरली ऐसा कहा जाता है कि आई और वी के साथ सैल यूज करते हैं जब ये डूअर होते हैं, और इनको छोड़ के बाकी के साथ हम बिल यूज करते हैं। कोई अन्य डूअर आई और वी के साथ होता है तो हम बिल यूज करते हैं। ये एक जनरल रूल है। तो जनरल रूल हमारे पास है आई और वी के साथ सैल यूज करें जब ये डूअर हों, और बाकी के साथ बिल यूज करें। ये जनरल रूल है। ठीक है, अब अगर हम इनको उल्टा कर देते हैं तो ये डिफिनिट चीज़ों को शो करने लगते हैं, और ये अब फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब से मॉडल बन जाते हैं। यानी कि अगर हम कहें आई शैल डू दिस, और कहें आई विल डू दिस, तो ये अभी फ्यूचर इंडेफिनिट है। फ्यूचर इंडेफिनिट है। यहाँ पर इसका सिर्फ जनरल सेंस है, मैं ये करूँगा। ये सिर्फ एक जनरल सेंस में बात कर रहा है। इसके बात करने का या कहने का आशय सिर्फ समान है कि मैं करूँगा, जरूरी नहीं कि वो कर ही देगा। लेकिन अगर हमने इसको उल्टा यूज कर लिया है, यानी कि आई के साथ विल यूज कर लिया है, और वो कहने वाला आई जो है, यानी कि मैं अगर कहता हूँ आई विल, तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पर ये जो विल है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का केवल हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि एक मॉडल के रूप में यूज हो रहा है। और यहाँ पर मेरी करने की जो इच्छा है, जो डिजायर है, वो स्ट्रांग डिजायर शो हो रही है। यानी कि मैं इसे कर ही दूंगा, ऐसा भी मैं बोल सकता हूँ। तो यहाँ जब मैं किसी काम को करने की स्ट्रांग डिजायर शो करता हूँ तो मैं आई विल बोलता हूँ। तो मतलब यही हुआ इसका कि अगर ऐसे डूअर्स के साथ में हम ये जो वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब हैं, इनको हम अदल बदल देते हैं तो फिर एज ए मॉडल वो काम करने लगते हैं। इसी तरह अगर देखा जाए तो यू के साथ में विल यूज होना चाहिए, तो ये एक जनरल सेंस देगा। जैसे यू विल बी पनिश्ड, ऐसा हमने कह दिया। हमने इसको पैसिव वॉइस बना लिया। आगे हम पैसिव वॉइस भी पढ़ेंगे। हमने कहा यू विल बी पनिश्ड, तो ये एक प्रकार का फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है और कुछ नहीं है, जनरल सेंस है। लेकिन अगर हम इसी को कह दें यू शैल बी पनिश्ड, तो यहां पर कहने वाले का आशय है कि तुम्हें दंड जरूर मिलेगा। और यही चीज आपने एक्ट में, जो भी एक्ट पढ़ते हैं, बेयर एक्ट्स पढ़ते हैं, वहां पर ये चीजें देखने को मिलती हैं। पढ़ाने वाले टीचर भी कहते हैं देखो यू के साथ शैल लगा है, बिल नहीं लगा, मतलब जरूर हो,
ऐसा होगा, ये मैंडेटरी है, यहाँ पर ध्यान देना है, जोर देना है। और लिखने वालों ने भी सेल लगा के, यू के साथ सेल लगा के जोर ही दिया है इस बात को कहने के लिए। और यहाँ पर अगर यू बिल लगा हुआ है तो यहाँ पर वो इस बात पर जोर नहीं है, यानी कि यहाँ पर पनिश्ड आप किए जाएंगे ऐसा पक्का नहीं है, लेकिन जनरली किए जाएंगे, बच भी सकते हैं। लेकिन अगर कह दिया यू शैल बी पनिश तो बचने के कोई चांस नहीं है, यानी कि ये बात पक्की हो गई कि आपको, अगर आपने कुछ ऐसा किया तो आपको दंड मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह से ये हम एज ए मॉडल सेल बिल को यूज करते हैं। और हिंदी पैसेज जब हमारे सामने होगा तब हमें वहाँ पर ज़्यादा समझ पाएंगे कि अब हमें इस सेंटेंस को यू बिल से लिखना चाहिए, यू बिल भी लिखना चाहिए, या यू शैल बी लिखना चाहिए, आई शैल डू लिखना चाहिए, या आई विल डू लिखना चाहिए। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जब हम लोग पैसेज करेंगे। अब थोड़ा शुट की चर्चा कर लेते हैं। हम शार्ट में इसलिए चर्चा करते हैं कि इतना ही हमें जानना ज़रूरी है ट्रांसलेशन करने के लिए, क्योंकि हमें एग्ज़ाम पास करना है, लैंग्वेज का पेपर में अच्छे मार्क्स आ जाएं। और जब तक प्री का रिज़ल्ट क्लियर नहीं हो रहा है, अभी तो मैंने वेबसाइट में देखा था तो रिक्रूटमेंट के सेक्शन में कुछ दिया ही नहीं गया, केवल रिवाइज आंसर की के अलावा अभी तक तो नहीं आया हुआ है। लेकिन जब भी आ जाएगा तो ये जो समय मिल रहा है जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो रहा है प्री का, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें आप जितना हो तैयारी कर लीजिए, चूँकि जैसे रिजल्ट आएगा तो उसके बाद समय कम मिलने की संभावना बनती है। और अगर रिजल्ट लेट आता है तो फिर एग्ज़ाम वो जल्दी ही कराने वाला है। अगर ये कोरोना की तीसरी लहर यूपी में अपना प्रकोप नहीं दिखाती है तब, और यदि ऐसा कुछ हुआ तो फिर हो सकता है कि मुख्य परीक्षा आपकी आगे चली जाए, लेकिन ऐसी संभावना बहुत कम ही है। तो तैयारी करते रहें। मैं भी ये वीडियो आपको थोड़ा लेट दे रहा हूँ, चूँकि समय नहीं मिल पा रहा है। फिर भी जितना समय मिलता है, जब भी लगता है कि आज कुछ किया जाए अपने मित्रों के लिए, भाई बहनों के लिए, तो मैं करता हूँ। चलिए शुट के बारे में देख लेते हैं। ये जो एक्चुअली शुड होता है, तो अगर हम पास्ट टेंस की बात करें तो वहाँ पर ये शुड शैल की जगह हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। शैल की जगह हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। कैसे? इसको आप ऐसे देख लें कि अगर कोई सेंटेंस ऐसा है, he said to me he should be, or he shall be punished। अगर ऐसा है तब, चूंकि यहाँ पास्ट टेंस है, सेड टू इन्वर्टेड कामा के बाहर ये पास्ट टेंस है, तो इन्वर्टेड कामा के अंदर जो भी टेंस होगा वो पास्ट में हो जाएगा। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का जिस स्टेज का होगा उसी स्टेज का पास्ट का हो जाएगा। और अगर फ्यूचर में जिस स्टेज में है तो जो भी उसके
हेल्पिंग वर्ब हैं वो पास्ट में हो जाएंगी। अगर विल है तो वुड हो जाएगा, शैल है तो शुड हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ शैल शुड हो जाएगा और फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब जैसा काम करेगा। अगर इसको हम चेंज करना चाहें, चूँकि हमने इसको नारेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, एक डायरेक्ट नारेशन होता है, एक इनडायरेक्ट नारेशन होता है। तो यहाँ पर जो ये सेंटेंस लिखा है ये डायरेक्ट नारेशन के रूप में लिखा है। अगर इसको हम इनडायरेक्ट नारेशन में बदलना चाहेंगे तब ऐसी स्थिति बन जाती है। लिख तो ऐसे ही इसका हो जाएगा ही, सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, मी अपनी जगह पे रहेगा। ये दोनों इन्वर्टेड कामा हमें हटाने पड़ते हैं। इसको हम आगे देखेंगे कैसे हटाने पड़ते हैं, क्यों हटाने पड़ते हैं। तो ये केवल मैं यहाँ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अभी नरेशन भी अगले वीडियो में लूँगा। नरेशन ज़्यादा हमारे यूज में है नहीं है, चूँकि हमें हिंदी से इंग्लिश करना है, फिर भी थोड़ा सा रेफरेंस लेना चाहिए। तो ही टोल्ड मी दैट हमने इसकी वजह से लगाया चूँकि अंदर सिंपल सेंटेंस है, और सिंपल सेंटेंस जब भी कभी कनेक्ट करेंगे हम इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले सेंटेंस और अंदर वाले सेंटेंस को जब आपस में कनेक्ट करते हैं और ये देखते हैं कि इन्वर्टेड कामा के अंदर सिंपल सेंटेंस है, तो हम दैट ही लगाते हैं उसको कनेक्ट करने के लिए। दैट यहाँ पर कनेक्टर हो गया। तो ये हो गया दैट। इसके बाद ये देखेंगे, ये थर्ड पर्सन है, वो रूल्स होते हैं कि क्या बदलेगा क्या नहीं बदलेगा। तो ही, अब ये शैल का शुड हो जाएगा, शुड बी पनिश्ड। तो यहाँ ये शुड जो है वास्तव में देखा जाए तो ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर शुड का अर्थ चाहिए नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में ये शुड शैल का सेकंड फॉर्म है, यानी कि यहाँ पर इसको पास्ट बनाने के लिए यूज किया गया है। ऐसे कैन अगर यहाँ पर होता तो कुड हो जाता, बिल है तो वुड हो जाता, और ये थोड़ा यहाँ देखना पड़ता है कि आई लिखा है तो हम वुड करें या शुड करें, तो ये देखना पड़ जाता है। तो इस तरह से ये हुआ। लेकिन शुड का जो सही हमें यूज करना है, तो जो भी शुड का हमारे पास यूज रहेगा जब भी हम पैराग्राफ करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि जो भी फॉर्मल एडवाइस है वहाँ पर हम शुड यूज करते हैं। तो यानी कि जो शुड है एक्चुअली एडवाइस का ही पर्याय है, और एडवाइस का मतलब सलाह होता है। तो जब भी हम किसी को एडवाइस करना चाहते हैं या कोई एडवाइस की बात करते हैं या कोई हम मॉरल चीज़ें किसी को बताते हैं या मॉरलिटी को सिखाते हैं, तो हम शुड यूज करते हैं। और शुड जब भी हम यूज करते हैं तो हमारा बताने का ये मतलब होता है कि वो आप माने या ना माने, लेकिन ऐसा करना चाहिए या ऐसा होना चाहिए। अब आपने उसको किया है नहीं किया है वो मर्जी आपकी। जैसे कि बहुत पॉपुलर एग्जांपल है, डॉक्टर के पास आप जाते हैं, वो आपको मेडिसिन कुछ प्रिस्क्रिप्शन देता है और आपको कुछ एडवाइस भी देता है। अब डॉक्टर की आप एडवाइस माने ना माने, घर आके आप आज़ाद हैं, उसके लिए कोई डॉक्टर की तरफ से पनिशमेंट नहीं है। अगर आप अपने लिए अपनी बेहतरी चाहते हैं तो आप डॉक्टर के एडवाइस पर काम करेंगे, नहीं चाहते हैं तो नहीं करेंगे, ये आपकी मर्जी। तो शुड के अंदर एक्चुअली जब भी कभी हम शुड का यूज करते हैं जनरल सेंस पे, फॉर्मल एडवाइस में करते हैं, तो उसका सिर्फ मतलब यही होता है कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए। वो आपने नहीं किया वो एक अलग बात है, लेकिन आपको करना चाहिए, है ना। तो इस तरह से हम लोग ये शुड एडवाइस के लिए यूज करते हैं। जैसे कि अगर ये कहा जाए कि यू शुड टेक these medicines रेगुलरली, तो यहाँ पर ये फॉर्मल एडवाइस है। और
हमारा मतलब भी सिर्फ आपको एडवाइस करने का है। जैसे कि हम कहते हैं यू शुड नॉट अब्यूज, यू शुड नॉट अब्यूज। आगे कुछ भी करते हैं, अदर्स करते हैं, इल्डर्स करते हैं, तो अब सिर्फ ये क्या है, एक मॉरल एडवाइस है, आपको अब्यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो फिर क्या है। तो यहाँ पर जो भी स्पीकर होता है उसके शुड वो तभी यूज करता है जब वो सिर्फ आपको फॉर्मली एडवाइस करना चाहता है, बताना चाहता है, आपके मॉरल को जगाने की कोशिश। जैसे अगर हम कहें कि हमें देश के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो अब आप करें ना करें आपकी मर्जी। तो शुड का एक्चुअली ऐसा ही यूज होता है। आपको यू शुड स्पीक ट्रुथ ऑलवेज, ऑलवेज यू शुड ट्रुथ, ऑलवेज यू शुड स्पीक ट्रुथ। कौन मानता है ये सब बातें, लेकिन फिर भी एडवाइस लोग करते हैं। तो शुड का जनरली यूज यही है जितना हमें जानना है। शुड के और भी यूज हैं एक दो, जिनका अभी हमें जब पैराग्राफ करेंगे तब अगर वो ऐसा कोई यूज आता है तो वहाँ पर चर्चा कर लेंगे। लेकिन जनरली हमें शुड के बारे में इतना ही जानना है और इतने से हमारा काम चल जाएगा। और अब यहाँ पर हम कुड को जान लेते हैं। तो जैसे हमने सेल के लिए शुड पास्ट फॉर्म में यूज किया था, नरेशन वगैरह में ज़्यादातर ऐसे यूजेस देखने को मिलते हैं, वैसे ही अगर कहीं भी कैन यूज है और हमें उसे पास्ट बनाना है तो हम वहाँ पर कुड यूज कर देते हैं कैन की जगह, और वो पास्ट हो सकती है, वो पास्ट हो जाता है। तो कैन जो प्रेजेंट में बात करता है, कुड वही बातें पास्ट में करने लगता है। यानी कि जो एबिलिटी हमारे पास अभी है तो हम कैन लगा के बताएंगे। अगर एबिलिटी अभी तो नहीं है लेकिन पास्ट में कभी थी तो हम उस कैन को कुड कर देंगे। जैसे हम यहाँ बताएं कि अगर लिखा है ही कुड वॉक, इतना ही लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ, हम ये बताना चाहते हैं कि वो पहले तो चल सकता था लेकिन वर्तमान में नहीं चल सकता है। इसका एक सेंस ये भी है। और ये पास्ट की एबिलिटी बताता है, यानी कि वो हम उस एबिलिटी की बात करेंगे जो पास्ट में तो आपके पास थी लेकिन वर्तमान में नहीं है, इसलिए हमने कुड कर दिया। तो एबिलिटी, एलिजिबिलिटी, कैपेबिलिटी जो कुछ भी है वो हम ऐसे कर सकते हैं। जैसे अगर पूरा सेंटेंस कहीं भी लिखा हो कि when he was young he could lift a heavy box, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि जब वो यंग था ना तब वो ऐसा कर सकता था। इसका मतलब ये हुआ कि अब वो नहीं कर सकता है, और इसका मतलब ये भी हुआ कि अब वो यंग भी नहीं है। तो जो यंग भी नहीं है, एक बात तो ये हो गई। तो इसमें जब भी हमें कुछ ऐसे आइडियाज कन्वे करने होते हैं तो वहाँ पर हम कुड यूज कर देते हैं। कुड के और भी यूज है, प्रेजेंट में भी कुड का यूज होता है। तो वो यूज आने पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन जो जनरल यूजेज हैं, जो यूज होते ही होते हैं, जिस सेंस में जो वर्ड यूज होता ही होता है, हम वही वर्ड्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ताकि हमें जो भी पैसेज या पैरा हमको मिलेगा हिंदी का, उसमें
ज़्यादातर यही सेंस ही होगा, चूँकि मैंने बहुत से पैसेज पढ़े हैं तो बहुत कलात्मक यूज नहीं मिले हैं, साहित्यिक यूज नहीं मिले हैं, सीधे सपाट हमारे पास पैसेज आते हैं, बहुत उसमें थॉट्स भरे होते हैं और उसमें लीगलिटी भी होती है, काफ़ी लीगल चीज़ें भी होती हैं और कुछ टेक्निकल होते हैं कनेक्टिविटी को लेकर के सेंटेंस को आपस में। बाकी बहुत साहित्य उनके अंदर नहीं मिलता है। तो जब साहित्य वगैरह की बात आती है तो इस तरह के यूजेज हम वहाँ देखते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ वही वर्ड का वही यूज देखेंगे जो हमें मिलता है पैसेज के अंदर, और यही और इसी सेंस पे हमको यूज भी करना है उसको। तो ये हम वहाँ देखना चाहेंगे, तभी ऐसा आप कर पाएंगे। तो अभी हमारे पास कुछ चीज़ें और बचती हैं जिसे हम नेक्स्ट पार्ट 3 में लेकर के चलेंगे। अभी हमारे पास कुछ कुड है, शुड है, उड है, हमारे पास बचते हैं। ये बहुत ज़रूरी हैं, ये भी पैसेज में बहुत यूज होते हैं, बोलने में यूज होते हैं। बेर आप उठा के देखिए तो ज़्यादातर ये वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, और जब इनकी यूजेज की बात आती है तो हम नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि थोड़े से ये टेक्निकल हैं। तो हम इसको पार्ट 3 में लेंगे और इसके बाद आगे कुछ वॉइस भी लेंगे और देखेंगे। अगर पार्ट 3 में हमारा काम चल जाता है तो पार्ट 4 में केवल हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, नहीं तो पार्ट 4 में थोड़ा बहुत बेसिक लेकर के फिर हम लोग अपना ट्रांसलेशन शुरू करेंगे। और मज़ा आएगी हम लोगों को, अगर आपने ये वीडियो देख रखे हैं और जब हम लोग पैसेज करेंगे तो मज़ा आएगी। क्योंकि आप देखेंगे कि सिर्फ थोड़ा सा ही टेंस, बाकी सब अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, थोड़ा सा ही टेंस, बाकी सब अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ये हम लोग करके चलेंगे। प्रीपोजिशंस भी कुछ देखेंगे, कंजक्शन भी कुछ देखेंगे, ये हम पार्ट 3 में देखेंगे। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो, और उन सभी भाइयों के लिए, बहनों के लिए जिनका टच इस भाषा से काफ़ी समय से छूटा हुआ है, उनको मैं रिबूस्ट कर रहा हूँ और उनकी मेमोरी को मैं फ्रेश कर रहा हूँ। तो अगर आपकी मेमोरी रिफ्रेश हो रही है, आप रिबूस्ट हो रहे हैं, या मेरा प्रयास आपको ठीक लग रहा है कि हम लोग कर सकते हैं, तो कमेंट ज़रूर करिए। और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, एक दूसरे को इस संबंध में जानकारी कन्वे करते रहिए। और अगर आपको इंग्लिश में कुछ और भी जानना है, इस लैंग्वेज में कोई और पार्ट जानना है, जैसे प्रेसी राइटिंग है तो हम लोग उसको सबसे बाद में रखा है, क्योंकि वो जब तक ये सब चीज़ें आपको नहीं पता होंगी आप प्रेसी नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी प्रेसी राइटिंग करने के लिए, और उसमें खुद अपने मन से भी उन आइडियाज़ को लेकर के सेंटेंस लिखने पड़ते हैं, तभी वो छोटे हो पाएंगे, तभी आप उन्हें ब्रीफ कर पाएंगे, प्रिसाइज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। कुछ आइडियाज़ हमको हटाने पड़ते हैं जो फालतू की चीज़ें होती हैं, और जो उसमें मेन आइडिया होता है उसको लेना होता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और लगता है कि ये चैनल आपके लिए ठीक है, कुछ हेल्प आपकी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। हर कमेंट का मैं जवाब देता हूँ, कमेंट कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, उसका मुझे टेंशन नहीं होता है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।